जागने के चौथे इंस्टॉलमेंट की कड़ी में नीतीश कुमार सरकार ने सोचा है कि पुलिस पर नजर रखने के लिए पुलिस अधिकारियों को तैनात किया जाएगा। यानी शराबबंदी का पालन करवाने के लिए पुलिसिया कार्यवाही का मॉनिटरिंग पुलिस वाले करेंगे। सरकार को अब नया संदेह हुआ है कि पुलिस वाले ही शराब बेचने में माफिया का साथ दे रहे हैं और इसीलिए पुलिस वालों को नई जिम्मेदारी मिली है कि वो पुलिस वालों पर नजर रखें। इसके लिए बाकायदा 10 एडीजी और 2 आईजी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। बीते दिनों सीसीटीवी कैमरे की खबर आई थी, उसके पहले चेक पोस्ट पर जांच को और सघन करने की बात हुई थी, उसके पहले शराबबंदी की मॉनिटरिंग के लिए शराबबंदी जैसा महान आइडिया और उसकी रूपरेखा तैयार करने वाले धाकड़ अफसर के पाठक को दोबारा बुलाया गया था। आज हम इन्हीं तमाम चीजों को लेकर के पुलिस वालों पर निगरानी के आदेश के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है और यह जनता जंक्शन शो है। अभी कल ही खबर आई थी कि गोपालगंज में एक युवक को गिरफ्तार करने पहुंचे एएसआई चंद्रमा राम चांद पर बैठ करके आए थे, यानी थोड़ा सा हाई होकर के आए थे, यानी शराब के नशे में धुत थे। फिर उस शराबी पुलिस वाले को पुलिस वालों ने गिरफ्तार करके पुलिस की जेल में बंद कर दिया। उस घटनाक्रम से सबक लेते हुए और उसे आदर्श मानते हुए बिहार सरकार ने एक फैसला लिया है। फैसला यह कि पुलिस वालों की शराब तस्करी और शराब के सेवन में बढ़ती सहभागिता को कम करने के लिए बड़े पुलिस वालों को जिम्मेदारी दी जाएगी। इसी कड़ी में सीआईडी के एडीजी जितेंद्र कुमार को पटना सेंट्रल रेंज के तहत पटना और नालंदा पुलिस के कार्यवाही पर कड़ी नजर रखने की जिम्मेदारी मिली है। एडीजी रेल निर्मल कुमार आजाद को मगध रेंज, एडीजी ऑपरेशन सुशील सिंह खोपड़े को शाहबाद, एटीएस के एडीजी एस रविंद्रन को तिरहुत, एडीजी ट्रेनिंग आर मलार विझी को चंपारण, एडीजी स्पेशल ब्रांच सुनील कुमार को सारण, एससीआरबी के एडीजी डॉक्टर कमल किशोर सिंह को पूर्णिया, एडीजी बजट के पारसनाथ को मुंगेर, एडीजी वीकर सेक्शन के अनिल किशोर यादव को बेगूसराय और आईजी के एस अनुपम को पूर्वी क्षेत्र भागलपुर और बीएसएसपी के आईजी एमआर नायक को कोशी रेंज की जिम्मेदारी मिली हुई है। इस फैसले को लेते हुए पुलिस मुख्यालय का दावा है कि अब पुलिस वाले शराब पीने से डरेंगे, शराब की तस्करी में साथ देने से डरेंगे, क्योंकि अब उनके सीनियर अफसर जिनके मार्गदर्शन पर वो अफसर चलते हैं, जिनके इशारों पर वो चलते हैं, अब वही लोग उनकी मॉनिटरिंग करेंगे। पुलिस मुख्यालय को ऐसी उम्मीद है कि इस फैसले से माफिया का साथ देने वाले पुलिस अफसरों और कर्मचारियों के मन में इस बात का डर पैदा होगा कि जिनके आदेशों पर उनको काम करना होता है और सब कुछ मैनेज करना होता है, वही लोग उनकी अब मॉनिटरिंग करेंगे, जिससे कि कोई भी बात या कोई भी अव्यवस्था नहीं फैलेगी। लेकिन इन तमाम फैसलों और प्रयोगों को करते हुए बिहार सरकार और प्रशासन को यह ध्यान रखना चाहिए कि वो टैक्स पेयर का पैसा इसमें खपा रहे हैं, जो इस मूल भावना के साथ टैक्स देता है ताकि उसको सड़कें साफ मिले, उसको सरकारी अस्पताल में अच्छी सुविधा मिले, उसके बच्चे को सरकारी स्कूल में सही से पढ़ने को मिले, उसकी बेटी, बीवी, बहन या कोई भी जब सड़क पर निकले तो कानून व्यवस्था इतनी दुरुस्त हो कि वो इस चिंता में ना मरा जाए कि कहीं कोई लफंगा उसके साथ कोई अनहोनी ना कर दे। वो इस उम्मीद से लोकतंत्र में सरकार को चुनता है, टैक्स देता है ताकि उसे ठीक ठाक सरकारी बस में सफर करने को मिल जाए, उसे साफ सुथरी और टूटी फूटी कम सड़कें मिले। उस व्यक्ति ने नीतीश कुमार को इसलिए वोट नहीं दिया था ताकि वो पूरे बिहार को प्रयोगशाला बना सके, अपने एक अहंकार की प्रतिपूर्ति और तुष्टि पुष्टि करने के लिए पूरे बिहार का तमाशा बनाए। 4 महीने में पूरे बिहार का वोट कैसे चूसना है, इसका प्लान बना लेने वाले नीतीश कुमार और उनकी सरकार के लोग इस सवाल का जवाब दें कि भारत की राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए टॉप रैंक का अफसर देने वाले बिहार के लोग 6 सालों में क्यों नहीं तय कर पाए कि शराबबंदी का पालन करवाने के लिए बेहतर व्यवस्था क्या हो सकती है। नीतीश कुमार 6 साल में टैक्स पेयर के पैसे का हिसाब देने के लिए तैयार रहे कि जो उन्होंने शराबबंदी लागू करवाने के लिए खर्च किया है और जिसका जमीन पर परिणाम शून्य है। यही तमाम सवालों के साथ आज की बड़ी खबर में इतना ही। आपकी क्या राय है इसको लेकर के कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं और साथ ही साथ अगर मुद्दा पसंद आया हो तो इस वीडियो को साझा भी कर सकते हैं। अब बढ़ चलते हैं इन शॉर्ट की तरफ। पहला इन शॉर्ट लखीमपुर खीरी हिंसा से जुड़ा हुआ। संसद में आज लखीमपुर खीरी हिंसा मामले पर जोरदार हंगामा हुआ। लोकसभा में विपक्षी सांसद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा के खिलाफ एसआईटी की रिपोर्ट पर आक्रामक नजर आए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि एसआईटी की रिपोर्ट के बाद हम इस मामले को सदन में उठाना चाहते हैं। हमने कहा है कि इस पर कम से कम संसद में चर्चा तो होनी चाहिए, लेकिन सदन में चर्चा तक की अनुमति नहीं मिल रही है।
मंत्री यानी अजय मिश्रा का इस्तीफा तो होना ही चाहिए। इसको लेकर के सदन के बाहर जब एक रिपोर्टर ने मंत्री से सवाल पूछा तो उन्होंने टीवी के रिपोर्टर को डराने और धमकाने की कोशिश की। वहीं मौजूद एक और पत्रकार का मोबाइल बंद करवाने की भी कोशिश करने लगे। अजय मिश्रा ने कहा कि बेवकूफी के सवाल ना किया करो, दिमाग खराब है क्या बे। इसके बाद उन्होंने उस रिपोर्टर का मोबाइल बंद करवा दिया। इसके अलावा खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने 17 दिसंबर से पूरी तरह हड़ताल पर जाने की धमकी दी है। डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन 4 दिसंबर से पूरे प्रदेश में 2 घंटे का रोजाना कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। एसोसिएशन ने धमकी दी है कि यदि उनकी मांगे सरकार ने नहीं मानी तो 17 दिसंबर से हड़ताल की जाएगी। इसके बाद 20 दिसंबर से एसोसिएशन ने इमरजेंसी सेवाएं और पोस्टमार्टम का काम भी बंद करने की धमकी दी है। इसके अलावा एक और खबर उत्तर प्रदेश के अयोध्या से। अयोध्या में पहली बार ऐसा मौका आया है कि देश के 8 भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री अयोध्या पहुंचे और एक साथ रामलला और हनुमानगढ़ी जाकर के दर्शन किया और सरयू का दूध से अभिषेक किया। बुधवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित भाजपा शासित राज्यों के 8 मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम पत्नी के संग पहुंचे वहां पर। 8 राज्यों के सीएम के साथ यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा भी पहुंचे हैं। इसको तमाम चीजों को 22 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर रेट किया जा रहा है। इसके अलावा एक खबर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से जुड़ी हुई। चित्रकूट में चल रहे 3 दिवसीय हिंदू एकता महाकुंभ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदू धर्म छोड़ने वालों की घर वापसी का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि डर ज्यादा दिन तक बांध कर नहीं रख सकता है, डर और अहंकार एक दिन टूट ही जाता है। हम लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। महाकुंभ में शामिल हो रहे लोगों को उन्होंने इसका संकल्प भी दिलाया। आज के इन शॉर्ट्स में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं आज के कानून की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने कल 3 साल की बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या के दोषी व्यक्ति की मौत की सजा को उसके सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि और सुधार और पुनर्वास की संभावना को देखते हुए कम कर दिया। मौत की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। मामला यह था कि 24 फरवरी 2016 की सुबह जब शिकायतकर्ता की 3 साल की बेटी लापता हो गई तो उसने जूट मिल थाने में जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। अगले दिन सुबह सुबह राजू खान नाम के एक व्यक्ति ने शिकायतकर्ता को सूचित किया कि लोचन निवास, जो अपीलकर्ता और आरोपी है, वो एक पड़ोसी है, उसने उसकी बेटी को एक अनुष्ठान करके खोजने की पेशकश की है। जैसा कि वादा किया गया था, श्रीवास ने शिकायतकर्ता को सूचित किया कि उसकी बेटी को अमली भवना में सड़क के किनारे एक पोल के पास एक बोरे में बांध कर रखा गया है। यह सब कुछ उसने अपनी तंत्र मंत्र के जरिए साबित करने का दावा किया। शक होने पर राजू खान ने पुलिस को इसकी सूचना दी। श्रीवास के कबूलनामे के आधार पर पुलिस ने उक्त बोरी के अंदर से मृतक का खून से लथपथ शव बरामद किया। शिकायतकर्ता की रिपोर्ट के आधार पर आईपीसी की धारा 363 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता को धारा 363, 366, 376/2 की पहली, 377, 201, 302 के साथ पठित आईपीएस की धारा 376A और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी पाया और इसी आदेश द्वारा अन्य बातों के साथ साथ उसे मौत की सजा भी सुनाई गई। हाईकोर्ट ने श्रीवास की अपील खारिज कर दी और मौत की सजा की पुष्टि तब कर दी। फिर उसके बाद जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो कोर्ट ने माना कि अपराध के समय श्रीवास केवल 23 साल का था। वो एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से आया है और यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि सुधार की कोई संभावना नहीं है। उसके पिता एक नाई थे, वह अध्ययनशील और मेहनती था। उन्होंने स्कूल में अच्छा प्रदर्शन किया और अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकालने का प्रयास किया। जेल में उसका आचरण संतोषजनक रहा। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, वो एक कठोर अपराधी नहीं है। इसलिए अदालत ने कहा है कि उसमें सुधार और पुनर्वास की गुंजाइश है। यहां सवाल उठता है कि 3 साल की मासूम बच्ची के साथ में बलात्कार और उसके बाद उसकी नृशंस हत्या कर देने वाले व्यक्ति को देश की अदालत कठोर अपराधी नहीं मानती है। मामला यह था कि सुनील बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2017 4 SCC 393 में उस दिए गए एक अन्य फैसले के तर्क का भरोसा करते हुए जिन 2 मामलों में तथ्यात्मक समानताएं मिल रही थी, उन पर भरोसा करते हुए अदालत ने श्रीवास को दी गई मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। कोर्ट ने कहा कि यह भी हमारा कर्तव्य है कि न केवल अपराध बल्कि अपराधी, उसकी मानसिक स्थिति और उसकी सामाजिक आर्थिक स्थितियों को भी ध्यान में रखा जाए। अब इस पर सवाल उठता है, लेकिन उस सवाल का कोई फायदा नहीं है कि जिस परिवार के साथ ये चीज घटना हुई है, जिस बच्ची के साथ ये घटना हुई है, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का क्या मानना और क्या सोचना है।
बाकी आप पूरी रिपोर्ट लाइव लॉ की वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। आज के कानून के हिस्से में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं आज की नसीहत की तरफ। कहीं पढ़ा था हमने कि प्रत्येक सरकार में गिरावट तब आरंभ होती है जब उनके सिद्धांतों का क्षय होने लगता है जिन पर सरकार को स्थापित किया गया था, सत्ता को स्थापित किया गया था। बाकी हम नीतीश कुमार को लेकर के हम कुछ नहीं कह रहे हैं। आप इस बात का बस ख्याल रखिए कि जीवन में जहां कहीं भी आपने शुरुआत जिन सिद्धांतों के साथ करी थी उन पर समय काल परिस्थितियों से इतर टिके रहने की कोशिश करिए। यही आपको उस मकाम पर टिका के रखेगा और उससे ऊंची और नई बुलंदियों पर आपको पहुंचाएगा। बाकी मौज करिए, कल फिर मिलेंगे। अगर तबीयत ठीक रहती है तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और हमें दीजिए इजाजत। शुक्रिया।